वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 140 लगाते हैं यूपीपीसीएस के लिए। फोकस करेंगे खाद्य उत्पादन में वृद्धि की रणनीति से संबंधित प्रश्नों पर और विकासवाद से संबंधित प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। आज डेट है 14 जुलाई जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। सूची 1 एवं सूची 2 में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? धान के सामने हिमगिरी लिखा है, सरसों के सामने पूषा स्वर्णिम, लोबिया के सामने पूषा कोमल लिखा और मिर्च के सामने पूषा सदाबहार। देखिए, पूषा सदाबहार मिर्च की किस्म है, करेक्ट है डी। और पूषा कोमल लोबिया की किस्म है, ये भी सही है। पूषा स्वर्णिम सरसों की किस्म है। हिमगिरी धान की नहीं है, हिमगिरी किसकी है? व्हीट की है, गेहूं की है। तो हिमगिरी जो है गेहूं की है, सरसों की पूषा स्वर्णिम है, लोबिया की पूषा कोमल और मिर्च की है पूषा सदाबहार। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि यूपीपीसीएस में एक एग्रीकल्चर का सेक्टर भी है इसमें, जैसे यूपीएससी में होता है ना फॉरेस्ट वाला, वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सैकरम बारबरी किस फसल की एक किस्म है? सैकरम बारबरी किसकी किस्म है? बाजरा, गन्ना, ज्वार, अरहर यानी तुरदाल। ये गन्ने की है। किसकी है? गन्ने की। तो सैकरम बारबरी गन्ने की किस्म है। सैकरम बारबरी को मूलतः उत्तरी भारत में पैदा किया जाता था, परंतु इसमें शर्करा अंश तथा उत्पादन क्षमता बहुत कम थी, जिसका यूज़ अब चलन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा सही है। गेहूं का भूरा किट जीवाणु द्वारा होता है। क्या है ये? रोग है। गेहूं का भूरा किट रोग जीवाणु द्वारा होता है। दूसरा स्टेटमेंट है तंबाकू का मोजेक रोग कवक के द्वारा होता है। देखिए, टोबैक मोजेक तो वायरस सुना होगा ना आपने। तंबाकू का मोजेक डिसीज़, मोजेक रोग जो है वो विषाणु के द्वारा होता है, कवक के द्वारा नहीं। और गेहूं का भूरा किट रोग जो होता है वो किसके द्वारा होता है? वो जीवाणु के द्वारा होता है। तो करेक्ट है यहाँ पर पहला स्टेटमेंट, केवल एक ही सही हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, गेहूं का भूरा किट और गन्ने का रेड रॉड रोग तथा आलू की पछेती अंगमारी जीवाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो डी थोड़ी ए हो जाएगा ना अगर। चलिए, और तंबाकू का मोजेक रोग जो है वो विषाणु द्वारा होता है, याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इनको। कौन सा कथन जो है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा कथन जैव प्रबलीकरण मतलब बायोफोर्टिफिकेशन को परिभाषित करता है? पादपों को नाशी कीट यानी पीड़कों के प्रति प्रतिरोधी बनाना, खाद्य फसलों का उत्परिवर्तन द्वारा उनके डीएनए क्रम में बदलाव करना, या फिर पादप और जीवों का संस्करण के द्वारा बेहतर प्रजाति तैयार करना, या फिर सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त खाद्य पदार्थों वाले पौधों का प्रजनन करना। क्या है? बायोफोर्टिफिकेशन, जैव प्रबलीकरण। देखिए, जैव प्रबलीकरण का सीधा सा अर्थ है सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त खाद्य फसल वाले पौधों का प्रजनन करना। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त खाद्य फसलों के प्रजनन को जैव प्रबलीकरण, प्रबल बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। यह विटामिन तथा खनिज के उच्च स्तर वाली या उच्च प्रोटीन तथा स्वास्थ्यवर्धक वसा वाली प्रजनित फसल उत्पादन करने के लिए, साथ ही साथ जन स्वास्थ्य सुधारने के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा जो है सही सुमेलित है? गाजर के सामने विटामिन ए लिखा है, टमाटर के सामने विटामिन सी लिखा है, पालक के सामने विटामिन डी लिखा है। तो गाजर से तो विटामिन ए मिलता है, सबको पता होगा। बाकी विटामिन सी टमाटर में है, खट्टे फलों में है, नींबू में है, संतरे में, मौसम्बी में। पालक से विटामिन डी थोड़ी मिलता है। विटामिन डी तो सूर्य का प्रकाश, अंडे की जर्दी, इनसे मिलता है ना। पालक में तो क्या है? आयरन, कैल्शियम। तो थर्ड को एलिमिनेट करके इसका आंसर लगा दो, ऑप्शन नंबर सी केवल एक और दो। तो देखिए, गाजर कद्दू में होता है विटामिन ए, करेला टमाटर में विटामिन सी है, पालक में आयरन है, कैल्शियम है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। ऊतक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पौधों को उत्पन्न करने की विधि को क्या कहते हैं? ऊतक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पादपों यानी पौधों को उत्पन्न करने की विधि क्या कहलाती है? उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन, कायिक संकरण, बायो रिमेडिएशन, या फिर सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। क्या कहलाती है? सूक्ष्म प्रवर्धन। तो ऊतक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की विधि क्या कहलाती है? सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है।
इनमें से प्रत्येक पादप आनुवांशिक रूप से अपने मूल पादप के समान होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसने दिया था विकासवाद का सिद्धांत? चार्ल्स डार्विन ने। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी? उत्परिवर्तनवाद, हुगो डीब्रेज। और आनुवांशिकी के नियम किसने दिए? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। और विकास के डार्विन सिद्धांत का मूल तत्व क्या था? प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 8 है, सार्क के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। सार्क के संदर्भ में, सार्क कहाँ से आ गया? यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और उपरोक्त कथनों में से कौन सा बताना है आपको। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो लाइकेन औद्योगिक प्रदूषण के सूचक होते हैं। लाइकेन औद्योगिक प्रदूषण के सूचक होते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है ये प्रदूषित स्थानों पर नहीं उगते। तीसरा स्टेटमेंट है लाइकेन एक स्वयंपोषी है, संयुक्त एवं सहजीवी जीव है। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक कैसे हुई? ये एक तरह से ढांचा था क्वेश्चन का, जिसमें ये वैल्यू पुट करके नया क्वेश्चन बनाना था, तो वाई मिस्टेक हो गया, इस पर ध्यान मत देना आप। तो लाइकेन बिल्कुल एक औद्योगिक प्रदूषक है। इसको बायो प्रदूषक सूचक भी बोलते हैं और एसिड रेन इंडक्टर भी बोलते हैं, अम्ल वर्षा सूचक भी बोलते हैं। ये प्रदूषित स्थानों पर नहीं उगते। इसलिए तो नहीं उगते क्योंकि ये प्रदूषण के सूचक हैं। अगर वहाँ प्रदूषण नहीं होता तो उग नहीं आते ये। लाइकेन एक स्वयंपोषी है, संयुक्त सहजीवी है और शैवाल और कवक के बीच की कड़ी है। बिल्कुल इसका आंसर तो सारे के सारे करेक्ट हैं, डी हो जाएगा। तो देखिए लाइकेन औद्योगिक प्रदूषण के सूचक होते हैं क्योंकि ये प्रदूषित स्थानों पर नहीं उगते। लाइकेन एक स्वयंपोषी, संयुक्त एवं सहजीवी जीव है जिनमें कवक तथा शैवाल साथ साथ संयुक्त रूप से रहते हैं। लाइकेन में कवक एवं शैवाल दोनों एक दूसरे को सहायता पहुंचाते हैं। ऐसे संबंध को क्या बोलते हैं? सहजीवी संबंध कहते हैं। अब लाइकेन मिलेगा कहाँ आपको? नम भूमि, पेड़ की छाल, चट्टानों और पेड़ों की छाल तथा विशेष रूप से नमी वाले स्थानों में उगते हैं। लाइकेन एसिड रेन इंडक्टर है, अम्ल वर्षा सूचक है, बहुत पूछते हैं इसको, और वायु प्रदूषण सूचक भी है लाइकेन का प्लांट, लाइकेन का पौधा। और ये जो है ना कवक और शैवाल के बीच की कड़ी कौन सा? ये यूपीएससी सिविल सेवा में 2014 में पूछा गया प्रश्न है कि शैवाल लाइकेन किस किस के बीच की कड़ी है, तो शैवाल और कवक के। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी प्राणियों के उदाहरण है? मतलब मैमल क्या होता है? मैमल 4 चैम्बर्ड हृदय, और क्या करते हैं? बेबी पैरी होते हैं, बच्चे देते हैं। तो सील एक मछली है, तो क्या है ये? मैमल है, स्तनधारी है, बच्चे देता है, 4 चैम्बर्ड हृदय है। समुद्री गाय भी स्तनधारी, डॉल्फिन भी स्तनधारी। मेढक तो एम्फीबियंस है ना, उभयचर, जल और स्थल पर पाया जाने वाला एम्फीबियन उभयचर। 1 2 3 है इसका आंसर, डी को एलिमिनेट करो जिसमें 4 है मेढक। तो कुछ स्तनधारी प्राणी पूरी तरह से जल में ही रहते हैं, जैसे कि व्हेल मछली हो गई, डॉल्फिन हो गई, सील हो गई, तथा समुद्री गाय, हाथी, घोड़े, कुत्ते। मानव स्थल, मानव मतलब आप लोग, हम लोग स्थल में रहने वाले स्तनधारियों के कुछ उदाहरण हैं। जो मेढक है, मेढक एक एम्फीबियन है, मतलब उभयचर है, जो जल एवं स्थल दोनों में रहता है। देखा होगा आपने, और मारा भी हो शायद किसी किसी ने। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है विकास के उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था या परिपादन ह्यूगो डी ब्रिज ने। दूसरा स्टेटमेंट है ह्यूगो डी ब्रिज के मत के अनुसार विभिन्न जीव रूपों का विकास उनके अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग के कारण हुआ है। देखिए अंगों के उपयोग अनुप्रयोग का सिद्धांत तो लैमार्क ने दिया था ना, ह्यूगो डी ब्रिज ने नहीं, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। बाकी विकास के उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज का करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। तो कथन 1 सही है, केवल विकास के उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन सिद्धांत का प्रतिपादन ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। उत्परिवर्तन का अर्थ क्या है भाई? जीव संख्या में आने वाले एकाएक बड़े बड़े परिवर्तन। ह्यूगो डी ब्रिज का मत था कि बड़े उत्परिवर्तन ही विकास का कारण है, ना कि छोटी छोटी विविधताएं जिन पर डार्विन ने बल दिया। अब डार्विन चार्ल्स डार्विन की बात हो रही है। डार्विन के लिए विकास जो है वो क्रमबद्ध होता है, जबकि डी ब्रिज के अनुसार उत्परिवर्तन ही प्रजाति यानी स्पीसीज की उत्पत्ति का कारण है। तो अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग का सिद्धांत जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क का है, ह्यूगो डी ब्रिज का नहीं है, याद रखना।
तो विकासवाद की दौड़ में तीनों थे, उत्परिवर्तनवाद देने वाला वागो डिब्रिज, उसके बाद प्राकृतिक चयन वाला लैमार्क, डार्विन, और फिर अंगों के उपयोग अनुप्रयोग ये लैमार्क। बीएससी जिसने की होगी पढ़ा होगा बचपन में, या फिर जूलॉजी बायोलॉजी जिसका सब्जेक्ट 10th में रहा होगा तो 10वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9th क्लास की एनसीईआरटी में भी है। तो ये 10 प्रश्न थे, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है पीसीएस की परीक्षा के लिए। धन्यवाद। हर दिन प्रैक्टिस करते रहें, लॉकडाउन का सदुपयोग करें।